वेलकम टू करंट अफेयर्स अप टू डेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आप लोग के ये चैनल बनाया गया था करंट अफेयर्स अप टू डेट, जिसपे आपको एग्जाम के टाइम में एग्जाम के कुछ दिन पहले फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न प्रोवाइड कराया जाता है फ्रेंड्स, ताकि आपका करंट अफेयर से प्रश्न न छूटे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे आपका सुबोध सर भी क्लास लेते हैं फ्रेंड्स, और मैं भी लेता हूँ। आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि मास्टर माइंड ऑफ जीके पर अभी आपका सबका प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसमें फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक करंट अफेयर्स अप टू डेट है, तो इस चैनल पे आपको आपको साइंस का जीके, ठीक फ्रेंड्स, स्पेशल साइंस का जीके जीएस से प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स, और एग्जाम के समय में आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स, जो एग्जाम में पूछने लायक रहेगा वही, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना दिन अधिक से करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स से 2 4 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या है, एग्जाम के लास्ट तक में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इस पर आपको सुबोध सर भी क्लास लेंगे और मैं भी लूँगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इस पर आपको स्पेशल साइंस का जीके जीएस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि साइंस आपका मजबूत हो जाएगा फ्रेंड्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से जो टॉप मोस्ट वीवीआई जीके जीएस बनता है, जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये अपना ही चैनल फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस को देखते हैं, जो साइंस है फ्रेंड्स। देखिए, सब एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट में हमें बताइएगा कितना आपने सही किया है। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कितने चेंबर होते हैं? गेस करिए क्या होगा। 2 3 4 6। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यानी मगरमच्छ के हृदय में भी कितने, तो 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हृदय में भी आपका फ्रेंड्स कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर या 4 कोष्ठक होते हैं। तो याद रखिएगा, मगरमच्छ में भी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर पूछ दिया जाए आपसे फ्रेंड्स कि मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो पहले ही बताया फ्रेंड्स, तो मेढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। तो ये सब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो गेस करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, प्राकृतिक का चयन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक का चयन सिद्धांत किसने दिया था? या तो रहेगा प्राकृतिक का वर्णवाद सिद्धांत किसने दिया था, या तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेचुरल सिलेक्शन का हिंदी हुआ प्राकृतिक चयन। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। और चार्ल्स डार्विन ने ही फ्रेंड्स आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है फ्रेंड्स, जो बुक बहुत फेमस है, वो भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्राकृतिक का चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स, कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? गेस करिए, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ध्वनि का प्रभाव जो मानव के कान में आपका 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको स्पेशल साइंस का क्लास करवाया जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपको एग्जाम तक की बहुत अच्छा से तैयारी करवा दिया जाएगा फ्रेंड्स। और ये सभी जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, जो आपका होम गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए सवाल नंबर 5 को देखिए, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर सही कर पाते हैं कि नहीं, फटाफट बताएं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, या मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, ऑब्लांगाटा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको चूज करना है फ्रेंड्स कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है। राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स सेरेब्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल को देखिए, मोमबत्ती का पिघलना किसका उदाहरण? देखिए, इससे तो प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है। जब मोमबत्ती का पिघलना कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पिघलना किसका उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मोमबत्ती का पिघलना। यही सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपका पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में पूछा गया था कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। तो जब मोमबत्ती पिघलेगा तो हो जाएगा आपका फिर भौतिक परिवर्तन, लेकिन जब क्या है फ्रेंड्स, मोमबत्ती को जलाइएगा तो इसमें दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब देखिए, पकड़ेंगे कैसे फ्रेंड्स कि भौतिक परिवर्तन कौन है, रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप पुनः जो वस्तु है वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको चीनी को पानी में घोल दीजिए, ठीक है, तो उसमें घोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो घोल बन जाएगा। लेकिन जब चीनी को, वो उसको गर्म करिएगा पानी को, तो फिर चीनी वापस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे बर्फ़ है, ठीक है, पानी को जमा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो
बर्फ बन जाएगा, लेकिन बर्फ को फिर पिघलाया तो क्या, फिर पानी बन जाएगा, यानी पुनः वो अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो याद रखिएगा, बर्फ का पिघलना या जमना है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन के लेते हैं, तो ऐसा परिवर्तन फ्रेंड्स जिसमें क्या है कि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद में पूर्व अवस्था में वो नहीं आता, जैसे कि चावल का पकाना, भोजन का पकाना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जैसे चावल पका देते हैं तो फिर चावल बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना कैसा होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जब दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा आप एग्जाम में आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अब तो देखिए फ्रेंड्स, मोमबत्ती का जलना है, तो मोमबत्ती जल रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए जलता है तो साइड साइड से पिघलते रहता है। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि मोमबत्ती जो पिघल रहा है, मोम जो पिघलता है फ्रेंड्स, पुनः उसको मोम बनाया जाता है, यानी अपने अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब जल जाता है फ्रेंड्स, तो जलता है तो क्या होता है, फिर वो बनेगा, पूर्ण अवस्था में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मोमबत्ती का जलना जो होता है, जो दोनों के अंतर्गत आता है, पिघलना रहेगा जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या है गेस करें। तो धान का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। सटाइवा है जो धान का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका आंसर सही आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है, RBC, रेड ब्लड कार्पुलेसेस, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो जो अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, आकार में बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए RBC के बारे में फ्रेंड्स बहुत सारा जीके जीएस पूछा जाता है, तो बता चुका हूँ बहुत बार। RBC का निर्माण कहाँ होता है, सबसे पहले जानते हैं। तो इसको होता है अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। तो पूछा जाता है कि RBC का जो निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अच्छा, RBC नष्ट कहाँ होता है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता था, प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए, प्लीहा में RBC नष्ट होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स, तो 120 दिन के करीब होता है इसका जीवन काल, याद रखिएगा। वहीं WC की बात किया जाए फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता निर्माण करता है, तो इसका जीवन काल मात्र 3 से 4 दिन होता है। तो ये सब देखिए प्रश्न पूछा जाता है, सब रिविजन करते रहे फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि आँख में प्रवेश करने पर प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। कि आँख में जो प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि फ्रेंड्स की ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, डेसिमल में, डेसी में, डेसिबल में या फॉन में। तो सभी जानते हैं डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन है, गेस करें फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन कहलाता, क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 13 आपका है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, बताएं फ्रेंड्स। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए विलियम हार्वे क्या किया था फ्रेंड्स, तो ये रक्त परिसंचरण का खोज किया था। ध्यान रखिएगा, इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। ये रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, और वो है जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है। तो रक्त परिसंचरण का बारे में पूछा जाएगा तो विलियम हार्वे हो जाएगा, लेकिन रक्त समूह का रहेगा तो कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। ल्यूएन है को तो सभी जानते हैं कोशिका का खोज किया था फ्रेंड्स। तो ये सभी आप याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था फ्रेंड्स। ये तो ट्रिक से याद रहता है, बैटरी में बोल्ट होता है, बैटरी में, यानी बोल्टा ने किया था, ठीक है, उसी के नाम पर ही पड़ा है बोल्टा। तो बैटरी का आविष्कार किसने किया था, आपका बोल्टा ने किया था। अब इसमें बहुत सारे 3 ऑप्शन आए, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो बोल्टा ने किया था। फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे किसने किया था। डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। और डायनमो एक ऐसी युक्ति है फ्रेंड्स जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए थॉमस अल्वा एडिसन जो विद्युत बल्ब होता है फ्रेंड्स, उसका आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन किसका आविष्कार किया था, तो तड़िक चालक को अब आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सवाल नंबर 15 को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए फ्रेंड्स, दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये नया चैनल आप लोग के लिए है, स्पेशल करंट अफेयर्स और साइंस के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि हौसला बने रहे। सवाल नंबर 15 को देखिए। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेजर तकनीक पे,
इंफ्रारेड तरंग पे, विद्युत चुम्बकीय तरंग पे, या ब्लूटूथ तकनीक पे। अब गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गेस करिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड तरंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बहुत अच्छा सवाल है, बताएं न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय या तृतीय या उपयुक्त में से, तीनों में से। तो देखिए अगर जो पूछे न्यूटन कि किस गति नियम से बल की परिभाषा डिफिनीशन के रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम। लेकिन पूछेगा बल का फार्मूला या किससे प्राप्त होता है, ठीक है, तो बल का जो फार्मूला सूत्र प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से होता है। जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि बल का परिभाषा रहेगा तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से, लेकिन यही बल का फार्मूला सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। जरूर याद रखें फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है दोनों। अगला सवाल को लेते हैं, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसी टाइप का आपका बिहार पुलिस और बिहार कांस्टेबल का जो ड्राइवर है, बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, और जो होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, तो साइंस से इसी टाइप का जीके जीएस रहेगा। तो एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कम से कम तो 1000 साइंस का जीके करवा दूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको साइंस से प्रश्न न छूटे। तो बने रहिएगा चैनल पर। तो कह रहा है परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए फटाफट गेस करिए, तो क्या हो जाएगा परमाणु बम, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि आपका हाइड्रोजन बम है वो है जो आपको नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हमारा जो सूर्य क्या है, तारा है, तारा वहाँ पर क्या फंक्शन यही होता है फ्रेंड्स, आपका नाभिकीय संलयन का ही फंक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो याद रखिए। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग रेडियम कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं? ग्रहों का, पृथ्वी का उम्र, जीवाश्म का उम्र या चट्टानों का उम्र। क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर? तो देखिए जीवाश्म का, ठीक है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछा रह जाएगा फ्रेंड्स क्या का पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की होती है, तब उसमें हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ठीक है, तब उसमें हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। देखिए आंसर यहाँ पर देखिए आप फ्रेंड्स, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो नाभिक के भीतर में रहते हैं, ठीक है। देखिए ये परमाणु है फ्रेंड्स, तो नाभिक के भीतर में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, वृत्ताकार पथों पर ये चक्कर, कक्षक में चक्कर लगाते रहता है। तो याद रखिएगा परमाणु में जो होता है नाभिक के भीतर में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉन ही चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो यहाँ सवाल पूछा गया था क्या आपसे कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो नाभिक के भीतर में रहते हैं। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या है, यानी AC अल्टरनेटिव करंट को DC डायरेक्ट करंट। हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखें। प्रत्यावर्ती धारा का होता है AC, यानी कि अंग्रेजी में अल्टरनेटिव करंट होता है फ्रेंड्स, और दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट होता है दिष्ट धारा को। तो AC को DC में, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, या ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर कहा जाता है। AC को किस में बदलता है फ्रेंड्स, DC में बदलता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। देखिए कॉमन सेंस की बात है, जो बिजली का प्लग होता है उसमें देखिए 3 प्लग होता है, तो एक लंबी प्लग को किससे जोड़ा जाता है, तो आधार सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है, आधार सिरे से लंबी प्लग को जोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 20 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। क्या कह रहा है, अवश्रव्य, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है, गेस करें फटाफट फ्रेंड्स, क्या होगा। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है फ्रेंड्स, आपका 20 हर्ट्ज से लेकर करके कितना, 20,000 हर्ट्ज तक के तरंगे को क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं। यही तरंग को हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो श्रव्य तरंग है इसको हम लोग सुनते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम रहेगा अवश्रव्य रहेगा। अब देखिए जो 20 हर्ट्ज से अधिक रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्राश्रव्य तरंगे कहेंगे। तो ये सब है जो चमगादड़, डॉल्फिन ये सब सुनते हैं फ्रेंड्स, अवश्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। लेकिन मनुष्य के जो श्रव्य योग्य तरंगे हैं वो श्रव्य तरंगे हैं और 20 हर्ट्ज से उसका 20,000 हर्ट्ज तक होता है आवृत्ति। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। तो चलिए सवाल नंबर 23 को देखें कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक मतलब जो नहीं समझ रहे हैं फ्रेंड्स तो मैं बता देना चाहूँगा, बॉइलिंग पॉइंट का होता है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वही इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे पानी जब उबलने लगता है, खौलने लगता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। पानी का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप क्वथनांक के मतलब समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट। यानी अशुद्धियों के कारण द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, जो क्या होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी द्रव है उसमें अशुद्धि मिला दिया जाए तो देखिए जब अशुद्धि मिलाया जाता है द्रव में फ्रेंड्स तो वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगी। ध्यान से याद रखिएगा कि कोई भी द्रव में अशुद्धि मिलाने से उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 देखिए, बहुत बार रिपीट हुआ है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए पीएच स्केल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। मैं बार बार रिपीट कराते रहता हूँ, आप लोग को याद रखिएगा, सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का खोज। और एक पीएच स्केल से ही फ्रेंड्स कोई भी द्रव्य पता चलता है कि क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है। ठीक है, उसका जो स्केल बनाया था फ्रेंड्स उसमें टोटल 14 खाना था। ठीक है, टोटल नंबरिंग कितना था, 14 था, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 7 से अधिक ये क्षारीय होता है। स्वाद में कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि जीव विज्ञान की किस शाखा में उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा सवाल है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी में जीव विज्ञान की किस शाखा में उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत, तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो मलेरिया परजीवी और अमीबा है इसको आपको किस श्रेणी में रखेंगे, तो प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं, कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती है। तो सामान्यतः जो कीटे होते हैं फ्रेंड्स उसमें टोटल टांगे होते हैं 6 होते हैं, यानी कितने जोड़ी हो गए, 3 जोड़ी। याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए फ्रेंड्स कि थायराइड किसका मात्रक है। ठीक है, तो थायराइड किसका मात्रक है, आपका धारिता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स एक नेफ्रॉन है न्यूरॉन में। तो देखिए तंत्रिका तंत्र है फ्रेंड, नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए किडनी का यानी वृक्क का संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा। तो वृक्क का हो जाएगा नेफ्रॉन, लेकिन तंत्रिका तंत्र का अगर जो इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। चलिए आप लोग फटाफट कर इसका आंसर सही करें। किससे होता है ऊतक का निर्माण, विटामिन से होता है, यहाँ पर वसा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हो गया विटामिन से या वसा से, विटामिन से होता है या वसा से होता है या कार्बोहाइड्रेट से होता है या प्रोटीन से होता है। तो गेस करिए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए शरीर में ऊतक यानी टिश्यू का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स का भी प्रश्न प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड्स बीच बीच में। और एग्जाम के जो नज़दीक जब एग्जाम रहेगा फ्रेंड्स तो उस समय आपको 5 से 7 दिन पहले जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो करवा दिया जाएगा फ्रेंड्स। और आपका डेली प्रत्येक दिन सुबोध सर, कभी मैं कभी सुबोध सर फ्रेंड्स आपको साइंस स्पेशल जो एग्जाम टाइप का क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।